पूरी दुनिया के सामने भरे स्टेडियम में मेडल लेकर देश का नाम रोशन करते हुए पहलवान सुशील कुमार को देखकर 10 साल के एक बच्चे के दिल में भी पहलवान बनने की हसरत पैदा हो रही। बचपन के सारे शौक छोड़कर कम सिन उम्र में ही उसने सुशील कुमार की तरह बनने का और देश का नाम रोशन करने का मन ही मन फैसला कर लिया। फिर घर वालों से उसने दो जिद की। पहली कि मुझे पहलवान बनना है और दूसरी कि पहलवान बनने की ट्रेनिंग भी उसी जगह से लेनी है जहां से उसके हीरो, उसकी प्रेरणा सुशील कुमार ने ली। बस उसी दिन भगवान ने 4 मई 2021 की तारीख को उस बच्चे की जिंदगी के आखिरी दिन के तौर पर तय कर दिया। बीच के ये 13 साल उसी कहानी की भूमिका बनने में लग गए। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। सुशील कुमार की जिंदगी में 2 सबसे बुरे इत्तेफाक हुए। पहला, जिस छत्रसाल स्टेडियम से बुलंदियों का आगाज हुआ उसी छत्रसाल स्टेडियम से उसके सितारे गर्दिश में आए। और दूसरा, 38 साल पहले सुशील कुमार इसी मई के महीने में दुनिया में आया और 38 साल बाद इसी मई के महीने में वो सलाखों के पीछे पहुंच गया, वो भी सीधे कत्ल के इल्जाम में। तो पेश है सुशील कुमार के अर्श से फर्श तक पहुंचने की पूरी। इस मुकाम तक पहुंचने में बरसों लगते हैं, बरसों की मेहनत लगती है, मगर उसे मिट्टी में मिलने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। मगर उसी एक लम्हे की सजा बरसों तक मिलती रहती है। अकेले उसे नहीं जिसने ये खता की, ये सजा उसे भी मिलती है जिसने उसे कोख में पाला है, उसे भी जिसने उसे इस काबिल बनाया, उसे भी जिसने उसे इस मकाम तक पहुंचाया, उसे भी जो पल पल हर पल उसके साथ रहा और उस मिट्टी को भी जिसमें उसका बचपन खेला है। पेशे से दिल्ली में एमटीएनएल में ड्राइवर दीवान सिंह और उनकी पत्नी कमला देवी की यहाँ पहली औलाद हुई। नाम रखा गया सुशील कुमार सोलंकी। घर और गांव दोनों में शुरू से कुश्ती का माहौल मिला। जाहिर है कुश्ती देखने और खेलने में मजा आता था। पिता और चचेरे भाई संदीप की वजह से कुश्ती लड़ने की इंस्पिरेशन मिली। लेकिन यूं ही कोई पहलवान नहीं बन जाता, इसके लिए अच्छी डाइट की जरूरत होती है और सुशील के परिवार में आर्थिक रूप से ये सलाहियत नहीं थी कि वो 2 पहलवानों की डाइट का खर्च उठा सके। इसीलिए चचेरे भाई संदीप ने अपने पर समेट लिया और सुशील को उड़ने का मौका दिया। Kumar then gets the goal the second time. कुछ सालों तक पहलवानी में अपने बेटे का हुनर और कड़ी लगन देखने के बाद दीवान सिंह ने सुशील को 14 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अखाड़े में पहलवानी के दांवपेच सीखने के लिए भर्ती करा दिया। यहाँ सुशील को मिले गुरु सतपाल सिंह, जिन्होंने उसकी जिंदगी ही पलट कर रख दी। वो सुशील को ऐसे दांव सिखा रहे थे कि रोज बरोज सुशील की पहलवानी में निखार और पैनापन आता जा रहा है। साल 1998 आते आते सुशील कुमार ने जूनियर लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सबसे पहला पदक विश्व क्रेडिट खेलों में जीता, वो भी स्वर्ण पदक। इसके 2 साल बाद उसने एशियाई जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में फिर से स्वर्ण पदक जीता और देश के सबसे होनहार युवा कुश्ती के पहलवान बनकर उभरा। इसके आगे की कहानी दुनिया जानती है। सुशील ने 2 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया, जिसमें 2008 बीजिंग में ब्रॉन्ज, 2012 लंदन में सिल्वर मेडल जीता। 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और मॉस्को में 2010 में यहां गोल्ड मेडल जीता। 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया और दोनों यानी 2010 दिल्ली, 2014 ग्लासगो में गोल्ड मेडल जीता। 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में सिर्फ 1 बार हिस्सा लिया और कांस्य पदक जीता। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो 2003, 2007, 2008 और 2010 में हिस्सा लिया
और 2008 को छोड़कर सभी ने गोल्ड मेडल जीता। 2008 में सुशील को ब्रॉन्ज मिला था। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें 6 बार हिस्सा और 5 गोल्ड मेडल मिला। 2005 में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। कुश्ती के मैदान में पूरी दुनिया को फतह करने वाले सुशील कुमार को पूरे देश ने सिर आंखों पर बिठाया। सुशील कुमार पूरे देश का हीरो बन चुका था, रोल मॉडल बन चुका था। सैकड़ों हजारों नौजवान अखाड़े की तरफ कूच करने लगे थे। वो भी सुशील कुमार जैसा बनना चाहते थे। पैसों की बारिश हो रही थी, इनाम मिल रहे थे, पुरस्कार मिल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी वक्त का पहिया अचानक घूमने लगता है। फिर आया साल 2016। रियो ओलंपिक में पुरुषों के 74 किलो भार वर्ग में जाने के लिए नरसिंह यादव और सुशील के बीच कड़ी टक्कर थी। सुशील ओलंपिक क्वालिफायर्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे। नरसिंह ने भारत के लिए कोटा स्थान हासिल किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने इन दोनों पहलवानों के बीच ट्रायल कराने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गया। सुशील ने इसे अदालत में चुनौती दी, जहां उनकी ट्रायल की अपील खारिज हो गई। WFI ने नरसिंह को ओलंपिक के लिए चुना, क्योंकि उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर कोटा हासिल किया था। इस बीच नरसिंह यादव की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा की रियो ओलंपिक से 10 दिन पहले कराए गए डोप टेस्ट की रिपोर्ट आती है। नरसिंह यादव डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी डोप टेस्ट में वो फेल हो गए। नाडा ने हालांकि उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने न सिर्फ ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया, बल्कि 4 साल के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया। उस वक्त नरसिंह ने इल्जाम लगाए थे कि उन्हें ओलंपिक में जाने से रोकने के लिए सब साजिश रची गई। उन्होंने खाने पीने में मिलावट को लेकर सुशील कुमार पर तब आरोप लगाए थे। देश में कुश्ती का मक्का कहे जाने वाले छत्रसाल स्टेडियम कुछ बड़े पहलवानों के लिए पावर सेंटर है। सुशील कुमार 14 साल की उम्र से दिल्ली के इसी छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब जब ओलंपिक आता है तब तब सबकी नजरें इसी स्टेडियम पर गड़ जाती हैं। हालांकि हकीकत यह है कि स्टेडियम में कुश्ती के दांवपेच पर राजनीति के दांवपेच हावी है। सुशील कुमार के कोच सतपाल सिंह साल 2016 में जब छत्रसाल स्टेडियम के एडिशनल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए, तब उन्होंने अपने चहेते और अपनी बेटी के पति यानी दामाद सुशील कुमार को स्टेडियम के एक अहम पद पर तैनाती दिला दी। सुशील कुमार की ये पोस्टिंग विवादों के घेरे में आ गई, क्योंकि वो प्रोफेशनल पहलवानी की अलग अलग प्रतियोगिताओं में अब भी हिस्सा ले रहे थे। कामयाबी और उससे पैदा हुआ गुरूर उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। साल 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों के ट्रायल के दौरान जब सुशील कुमार ने पहलवान प्रवीण राणा को हरा दिया, तो दोनों पहलवानों के समर्थक आपस में भिड़ गए। और तब सुशील के दबदबे की वजह से रेसलिंग फेडरेशन ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उस वक्त पहलवान प्रवीण राणा ने यह तक आरोप लगाया था कि मैच के दौरान सुशील कुमार के समर्थक रेफरी को धमकी दे रहे थे। इतना ही नहीं, प्रवीण राणा ने सुशील पर भी मारपीट के इल्जाम लगाए थे। पहलवान सुशील कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार की लड़ाई जग जाहिर है, जिसके बाद योगेश्वर दत्त को छत्रसाल स्टेडियम छोड़ना पड़ा था। 2016 की बात करें तो नरसिंह यादव ने डोप टेस्ट के दौरान सुशील पर साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी बाकायदा CBI जांच भी की गई थी। 2018 में प्रवीण राणा ने सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें स्टेडियम के अंदर सुशील पर मारपीट के इल्ज़ाम लगाए गए, जिसकी बाकायदा FIR भी हुई थी। अब ये और बात है कि सुशील कुमार पर कत्ल जैसा इल्ज़ाम पहली बार लगा है। कुश्ती के मैदान से अलग सुशील कुमार अपनी जिंदगी के मैदान में फाउल पर फाउल करते चला जा रहा था। लेकिन अभी सुशील की जिंदगी में वो वक्त आने वाला था जो उस पर बहुत भारी पड़ सकता है। वो वक्त जो किसी और के फाउल की वजह से नहीं, बल्कि खुद सुशील के फाउल की वजह से उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। मगर फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से फर्श तक पहुंचे रेसलर सुशील कुमार की कहानी अभी बाकी है। ये कहानी एक रेसलर की है, एक पहलवान की, जिसे नायक बनने में बरसों लगे।
लेकिन नायक से खलनायक बनने में बस चंद मिनट। सुशील कुमार जो पूरे हिंदुस्तान का हीरो था, अचानक देखते ही देखते विलेन बन गया। एक ऐसा इल्ज़ाम सुशील कुमार के सर लगा कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन तमाम सबूत सुशील कुमार के खिलाफ थे। रही बात सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील कुमार के शामिल होने के सबूतों की, तो छानबीन में पुलिस के हाथ ये मोबाइल क्लिप लगी है जिसमें सुशील कुमार सागर को हॉकी से पीटते नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि सुशील ने यह वीडियो खुद ही शूट करने को कहा था ताकि बाद में यह वीडियो वो दूसरे गैंगस्टर और पहलवानों को दिखाकर अपनी धाक जमा सके, उन्हें डरा सके। लेकिन अब वही वीडियो उनके खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत है। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से पहले सुशील कुमार के संपर्क में इलाके के कई पहलवान और कुछ छुटभैया बाउंसर थे, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने के बाद सुशील का नाम बहुत बड़ा हो गया और उसके संपर्क में हरियाणा, दिल्ली के तमाम बड़े पहलवान, बाउंसर और गैंगस्टर आ गए। इन गैंगस्टर में सबसे बड़ा नाम था काला जठेड़ी का। सुशील कुमार को 2019 में काला जठेड़ी के भाई प्रदीप की शादी में भी देखा गया, जिसका वीडियो बाद में वायरल हुआ था। ये और बात है कि छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट के दौरान सुशील कुमार ने नीरज बवानिया गैंग के लोगों का साथ लिया था। तो दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो सागर की हत्या दरअसल गैंग वॉर का नतीजा है। दरअसल कहानी कुछ यूं है। करीब 10 साल पहले सुशील कुमार पहली बार दिल्ली के कुछ दबंगों और गैंगस्टरों के साथ संपर्क में आया। खासतौर पर उसकी सबसे ज्यादा करीबी काला जठेड़ी से थी। ईस्टर्न पेरिफेरल वे से जब गुरुग्राम की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक गांव पड़ता है जिसका नाम जठेड़ी है। काला इसी जठेड़ी गांव का रहने वाला है। बाद में वो गैंगस्टर बन गया और उसकी पहचान और नाम काला जठेड़ी हो गया। काला जठेड़ी पर कई हत्याओं के इल्जाम हैं। दिल्ली के बड़े गैंगस्टर की बात करें तो उनमें से एक काला जठेड़ी है। काला जठेड़ी के संपर्क में आने के बाद सुशील कुमार एक तरह से उसके लिए भू माफिया के तौर पर काम करने लगा। विवादित जमीन हड़पना, खाली कराना, समझौता कराना, इसके लिए काला सुशील की मदद लेने लगा। बदले में सुशील को अच्छी खासी रकम भी मिलती और दबंगों के बीच उसकी शोहरत भी बढ़ती। धीरे धीरे सुशील बाकी गैंगस्टरों के भी संपर्क में आने लगा। दिल्ली के ज्यादातर गैंगस्टर और दबंग या माफिया सुशील कुमार को सुशील पहलवान बुलाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान इल्जाम है कि सुशील कुमार ने अपने इन्हीं माफिया साथियों के साथ मिलकर मॉडल टाउन के एक विवादित फ्लैट पर कब्जा जमा लिया। कहते हैं ये वही फ्लैट है जो सुशील की पत्नी के नाम पर है। फ्लैट पर कब्जा जमाने के बाद सुशील कुमार ने अपने कुछ लोगों को इसमें रखना शुरू कर दिया और उन्हीं में से एक था सागर धनखड़। फैक्ट ये है कि कोई व्यक्ति इस कोरोना और लॉकडाउन के माहौल में सिर्फ 1 या 2 महीने का किराया आपके घर का न दे और आप उसके लिए उसकी इतनी पिटाई करें कि वो मर जाए, देखिए ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। और कोरोना में तो तब हजारों ने, लाखों लोगों ने 6-6 महीने का, साल का किराया नहीं दिया। बड़े बड़े शोरूम का किराया नहीं आया, तब तो एक फ्लैट का किराया। और एक पहलवान जो कि अनएम्प्लॉयड है, क्या किराया देता होगा साहब, मुझे बताइए ना। एक आपको मोटा किराया अगर अपने फ्लैट का, कोठी का लेना है तो किसी कॉर्पोरेट हाउस को दीजिए, किसी को ऐसे बड़े सेठ आदमी को दीजिए। एक पहलवान जो कि बेरोजगार है, क्या किराया देगा साहब आपकी कोठी का? ये सोचने वाली बात। तो तब ये बात कि 1 महीना 2 महीने के किराया न देने पर ये हत्या कर दी गई, ये टोटली एक फॉल्स थ्योरी है। इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दरअसल सागर धनखड़ को सुशील कुमार बहुत मानता था। अखाड़े में वो उसकी प्रतिभा का भी कायल था। इसी वजह से छत्रसाल स्टेडियम छोड़ने के बाद उसने सागर धनखड़ को मॉडल टाउन के अपने उसी फ्लैट में रहने की इजाजत दी। इस दौरान अब सागर धनखड़ भी पहलवानी से दूर बाकी चीजों में उलझना शुरू हो चुका था। कहते हैं कि पिछले करीब 1 साल से वो पहलवानी से दूर था और वो भी माफियाओं के संगत में आ चुका था। इस दौरान सुशील कुमार काला जठेड़ी के अलावा दिल्ली के एक और कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के भी करीब आ चुका था। नीरज बवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज बवाना और काला जठेड़ी के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों गैंग अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। नीरज बवाना के साथ करीबी की खबर काला जठेड़ी को भी लग चुकी थी। इस दौरान सागर धनखड़ भी काला जठेड़ी और उसके गुर्गों के करीब आता जा रहा था। खासतौर पर काला जठेड़ी के राइट हैंड सोनू महाल के वो सबसे ज्यादा करीब था। सोनू महाल पर कत्ल के कई मामले हैं। अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए उसने दिल्ली पुलिस की हिरासत में बाकायदा गोलियां तक चलाई थी।
नीरज बवाना के साथ सुशील की करीबी से गुस्साए काला जठेड़ी सुशील को सबक सिखाना चाहता था। काला जठेड़ी को मॉडल टाउन के उस फ्लैट की पूरी जानकारी थी जो कभी इल्जाम है कि सुशील ने कब्जाया था। उस फ्लैट में सागर धनखड़ रह रहा था। काला जठेड़ी ने सोनू महाल और उसके कुछ दोस्तों को उस फ्लैट में भेजना शुरू कर दिया। अब सोनू महाल का यहाँ लगातार आना जाना रहता था। ये बात सुशील को पता चली। सुशील ने सागर से फ्लैट खाली करने को कहा, लेकिन सागर और सोनू ने काला जठेड़ी का हवाला देकर फ्लैट खाली करने में आनाकानी की और यहीं से गैंग वॉर की शुरुआत होती है। सुशील कुमार ने सागर और सोनू को सबक सिखाने के लिए दूसरे गैंग का सहारा लिया, यानी अब लड़ाई सीधे सीधे सुशील और काला जठेड़ी के बीच थी। अब कहानी ये है कि ये दिल्ली का पहलवानी के क्षेत्र का बच्चा जानता है कि आप सुशील जी पिछले कुछ सालों से किन एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं। ये आम जनता को ना पता हो, कम से कम हम रेसलिंग जगत के लोगों को तो अच्छी तरह मालूम। तो साहब ये ऐसी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती है ना, तो ये इनका निस्तारण सबसे कोर्ट कर नहीं सकती, पुलिस कर नहीं सकती, आपको मालूम है। तो साहब इनका सबसे अच्छा निस्तारण गैंगस्टर्स करते हैं, माफिया आउट करते हैं। तो साहब एक कोई विवादित कोठी थी, उस पे पहलवान जी का कब्जा था। वो कब्जा इन्होंने जो मेंटेन कर रखा था वो सागर धनखड़ के थ्रू कर रखा था। सागर धनखड़ को बुला गए, तुम यहाँ रहो। अब सागर धनखड़ का आगे वो सोनू महाल जैसे एलिमेंट्स के साथ संपर्क था, हो गया। उन्होंने वो एक कब्जे की कोठी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये कब्जा छुड़ाने के लिए सागर पहलवान को मारा पीटा जा रहा था। उस पिटाई में उसकी मौत हो गई। ये सिंपल सा एक केस। 4 और 5 मई की रात को जो कुछ हुआ वो इस गैंगवार की एक तरह से शुरुआत थी। नीरज बवाना के कुछ खास गुंडे और कुछ दूसरे गैंग के गुंडों के साथ सुशील कुमार ने सागर, सोनू और उसके एक और दोस्त को पीट डाला। मकसद साफ था, काला जठेड़ी को यह पैगाम देना कि उसे कम न समझा जाए। सर आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि सुशील कुमार ने कभी जिंदगी में ट्रेनिंग मिस की हो। सर होली, दिवाली, कोई फैमिली फंक्शन नहीं, आज तक इस आदमी को किसी ने अखाड़े से बाहर देखा नहीं। सर ये इतना डेडिकेटेड रेसलर रहा है, और सर इतना डेडिकेटेड रहा है इसीलिए ओलंपिक में ये परफॉर्मेंस दी है। सर ये सारी की सारी गिरावट पहले ओलंपिक के मेडल आने के बाद थोड़ी थोड़ी शुरू हुई और 2010 के बाद ज्यादा हुई। और ये इनकी शिकायतें, सर सफलता सब लोगों को पचती नहीं। और वहां पे पता है क्या था सर, जो 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 फलदार पेड़ है ना उसे झुक जाना चाहिए। आई थिंक फलदार पेड़ को झुकना है, ये संस्कार दिए नहीं। ये सारी, देखिए मैं सारी स्टोरी को संस्कारों से रिलेट करता हूँ। ये संस्कारगत समस्या है, पैसे का लालच। अच्छा सर, ये माफियाओं के साथ उठने बैठने में ना सर एक बहुत बड़ा ग्लैमर होता है। इसको आप किसी पूर्वांचल के, यूपी बिहार के किसी बच्चे से आप समझेंगे तो सर ये माफियाज जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े रोल मॉडल्स हैं हमारी सोसाइटी के। आपको मालूम है गांव देहात के बच्चों में। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सागर धनखड़ की हत्या के पीछे गैंग वॉर ही है। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग गैंगस्टर के साथ सुशील कुमार की नजदीकियों के भी उनके पास पुख्ता सबूत हैं। यानी जो कहानी एक मारपीट से शुरू हुई जिसमें कत्ल हुआ, वो अब एक ओलंपियन के गैंगस्टर बनने और गैंगस्टर के साथ दोस्ती पर जाकर खत्म होने वाली है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और तंसीम हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।